नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉइड ने मनोविज्ञान के किस स्कूल की स्थापना की। विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय फ्रॉइड। देखिए, अगर मैं फ्रॉइड की बात करता हूँ तो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा मनोविश्लेषण जो हमारा साइको एनालिसिस स्कूल की जो है वो स्थापना की गई थी। देखिए, इनको मनोविश्लेषणवाद का जनक भी कहा जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ सिगमंड फ्रॉइड की, सिगमंड फ्रॉइड जो है ये किस देश से आता है, तो किस देश के ये मनोवैज्ञानिक थे, ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आया। तो सिगमंड फ्रॉइड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ऑस्ट्रिया देश के मनोवैज्ञानिक थे। और इनके द्वारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मन को 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में इन्होंने बांटा था। 1923 में इन्होंने कहा था इदम अहम और परा अहम, 3 भागों में बांटा था, इदम अहम और परा अहम, जिसको हम इड ईगो और सुपर ईगो भी कहते हैं। देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे दिया है नव व्यवहारवाद। नव व्यवहारवाद की अगर मैं बात करता हूँ तो नव व्यवहारवाद के जो जनक थे इनका नाम था एडवर्ड सी टॉलमैन। देखिए, नव व्यवहारवाद को जो है वो उत्तर व्यवहारवाद भी कहीं ना कहीं पे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि एक ही परीक्षण पर 2 भिन्न अवसरों पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति परीक्षण की डैश कहलाती है। देखिए, एक ही समय पे 2 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और दोनों अलग अलग जो है वहाँ पे अवसर दिए जा रहे हैं। तो व्यक्ति द्वारा जो प्राप्त जो लब्धांक होंगे उनकी संगति परीक्षण को क्या कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया रिलायबिलिटी। क्या होगा? विश्वसनीयता। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोहलर और कोपका के अनुसार सीखना डैश के द्वारा होता है। 2 मनोवैज्ञानिक है, कोहलर और कोपका। कोहलर और कोपका क्या कहते हैं कि जो सीखना होता है, जो लर्निंग होती है, वो कैसी होती है भैया। तो कोहलर और कोपका के अनुसार जो है वो इनसाइड होती है। कैसी होती है? इनसाइड। याद रखना भैया, अंतर्दृष्टि। राइट आंसर क्या आएगा? कोहलर और कोपका के अनुसार सीखना अंतर्दृष्टि के द्वारा होता है, इनसाइड के द्वारा होता है। अगर मैं बात करता हूँ जो कोहलर और कोपका है, तो इन्होंने जो है एक थ्योरी भी दी थी। कोहलर के द्वारा एक इन्होंने जो है चिंपांजी के ऊपर जो है, याद रखना, इनकी जो थ्योरी थी इसमें इन्होंने चिंपांजी के ऊपर जो है कोहलर के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था। और उस जो चिंपांजी था उसका नाम क्या था? तो चिंपांजी का नाम था सुल्तान। क्या नाम था भैया? सुल्तान था चिंपांजी का नाम। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम है। अगर मैं संवेदी माध्यम का बात करता हूँ, जो सेंसरी चैनल होते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग आर द सेंसरी चैनल। सेंसरी चैनल अगर मैं कहूँ तो देखिए, दृष्टि भी सेंसरी चैनल है, श्रवण भी और स्पर्श भी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए, विजन भी हो सकता है, हियरिंग भी हो सकता है, टच भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो संवेदी माध्यम वही होता है जिनको जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, ये तीनों ही क्या है? संवेदी माध्यम। कभी कभार हो सकता है कि पेपर में आपको एक ही पूछा जाए, दृष्टि आ जाए या श्रवण आ जाए या स्पर्श आ जाए, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि दृष्टि, श्रवण और स्पर्श ये तीनों ही संवेदी माध्यम है। आपको मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि हमारा टीजीटी आर्ट्स टेट का जो है लाइव बैच बैठा है, जिसमें कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिल रही है। ये बैच जो है वो 5 सितंबर से शुरू हो गया है। अगर आप इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसकी फीस मात्र 499। बड़ी बात ये कि इसमें रिकॉर्डेड क्लासें आप बाद में भी क्लासें देख सकते हो, और जो क्लासें आपकी छूट गई है वो क्लासें भी आप बाद में देख सकते हो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 7876145409। प्लस आपको दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको नोट्स मिल रहे हैं। आपको जो है वो पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि पीडीएफ नोट्स हम आप में इसको तो आप इससे जो है वो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन विजुअल नहीं हो पाया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, आपने थोड़ा देख लेना है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार डैश के द्वारा होता है। देखिए, जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत होता है, जो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो किस प्रकार होती है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है, इसका राइट आंसर आएगा समाजीकरण, सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन के द्वारा होता है सामाजिक अधिकरण का सिद्धांत। देखिए, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का जो व्यवहार है वो सामाजीकरण के द्वारा निर्धारित होता है। जैसा समाज होगा वैसा ही भैया उसका क्या है? व्यवहार होगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ सामाजिक जो अधिगम सिद्धांत के बारे में जो बात की गई थी, तो एक कैनेडियन मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा की अगर मैं बात करता हूँ, ये कैनेडियन मनोवैज्ञानिक थे। ये तो क्वेश्चन आया ही आया। इनके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जो इन्होंने ये सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत में इन्होंने बोला था कि जो लोग हैं वो दूसरों का व्यवहार जो को देखकर, मतलब कि जो दूसरों का व्यवहार जब वो देखते हैं तो
उसी व्यवहार को देखकर वो अनुकरण करके सीखते हैं, ये बोला था इन्होंने। अगर मैं बात करता हूँ अल्बर्ट बंडूरा की, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो इनका बड़ा फेमस है, परीक्षा में पूछा जाता है कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा दिया गया है, तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ही दिया गया है। तो हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ कहाँ के ये मनोवैज्ञानिक है, कैसे है, जहाँ भी हमें लगता है कि एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए वहाँ हम एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि डैश की समानता पसंद का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। देखिए डैश की जो समानता है वो पसंद का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। तो अगर मैं बात करूँ चेहरे, देखिए चेहरे को तो हम देख लेंगे, मान लो वो सुंदर व्यक्ति है तो देखिए सुंदरता से कुछ नहीं होने वाला। अगर उसकी टांग टूटी है तो उसकी पर्सनैलिटी, हम उसकी सुंदरता को देख के हम उसको निर्धारण नहीं मानेंगे। एटीट्यूड तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए चेहरा हो सकता है, लेकिन चेहरे के साथ अगर वो फिजिकली सही है तो इसका राइट आंसर होगा शारीरिक। अगर वो चेहरे से भी अच्छा है और शरीर भी उसका जो है वो शारीरिक, अगर वो उसकी जो रूप से वो अच्छा है तो ही हम उसको पसंद करेंगे। तो चेहरे की जो शारीरिक की जो समानता पसंद एक महत्वपूर्ण निर्धारक हो सकता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, सृजनात्मक लोग जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो किस प्रकार की थिंक रखते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं। तो जो क्रिएटिव लोग होंगे वो किस प्रकार से सोचेंगे, तो भैया वो अपसारी या क्या बोल सकते हम डाइवर्जेंट थिंक से वो सोचेंगे। उनकी जो थिंकिंग होगी क्रिएटिव पीपल्स की वो डाइवर्जेंट होगी भैया, अपसारी होगी। मतलब कि जो डाइवर्जेंट लोग होते हैं वो बहुत सारे एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जेंट दिया है, अभिसारी दिया। अभिसारी जो लोग होंगे जो बहुत सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर देते हैं। और नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आइजेंक डैश मनोवैज्ञानिक। देखिए ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि जो आइजेंक है जो वो कैसे है, आइसेनिक हम इनको बोल सकते हैं। तो आइसेनिक जो है वो एक ब्रिटिश, कैसे है भैया, ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक है। और अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि क्रमबद्ध निरीक्षण विधि डैश के समान है। देखिए सिस्टमैटिक जो ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू। देखिए जो प्रयोगात्मक विधि की अगर मैं बात करता हूँ तो जो प्रयोगात्मक जो विधि है, क्रमबद्ध जो निरीक्षण विधि है, जो क्रमबद्ध जो निरीक्षण विधि है वो प्रयोगात्मक विधि होती है। कैसी होती है भैया, देखिए जो हम क्रमबद्ध सिस्टम से हम चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो देखो उसमें जो है एक्सपेरिमेंटल विधि, एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है उसका प्रयोग किया जाएगा सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन में। अगर मैं बात करता हूँ ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, क्वेश्चन ये भी आया था। देखिए ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी कौन सा हो सकता है, तो वो है इंट्रोस्पेक्शन। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी जो है वो कौन सा है, तो ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी है इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन अगर आएगा जो क्रमबद्ध निरीक्षण होता है, जो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होता है, वो किस प्रकार का होता है, तो वो एक्सपेरिमेंटल होता है, प्रयोगात्मक होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन डैश से संबंधित। देखिए जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी भी बोलते हैं, वो किस प्रकार की है। तो देखिए ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो स्किनर के द्वारा, स्किनर जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और जो ये स्किनर जो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसको निर्देशात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखना कि निर्देशात्मक अनुबंधन का सिद्धांत जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का ही नाम है, इसको स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में थॉर्नडाइक दिया है। अगर मैं थॉर्नडाइक की बात करता हूँ तो थॉर्नडाइक के द्वारा एरर एंड ट्रायल की थ्योरी दी गई थी। इसके अलावा यहाँ पे हल दिया है, जिनका नाम क्लार्क लियोनार्ड हल है, इनके द्वारा ड्राइव एंड रिडक्शन की थ्योरी दी गई थी हल के द्वारा। और हल एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। देखिए मिलर के द्वारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, परिणाम का ज्ञान डैश के अनुरूप होता है। देखिए नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स इज द सेम एज। देखिए जो नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज द सेम एज जो है, जो परिणाम का जो ज्ञान होता है वो किसके अनुरूप होता है, तो परिणाम का जो ज्ञान होगा वो तभी होगा जब हम लर्निंग करेंगे, अधिगम करेंगे, तो परिणाम का ज्ञान अधिगम के अनुरूप होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी के जरूर अब पूछे जा रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्वयं में सिमट जाना एक विकासात्मक व्याधि है जिसे डैश कहते हैं। देखिए स्वयं में जो स्वयं में ही सिमट जाते हैं उनको क्या कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं स्वालीनता। स्वालीनता का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है कि जब हम स्वयं में ही सिमट जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्वालीनता कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विकास परिवर्तन का ऐसा प्रतिरूप है जो डैश से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत गतिशील रहता है। देखिए भैया विकास एक परिवर्तन का ऐसा रूप है जो डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज डेट बिगिंस एट डैश एट कंटिन्यूस थॉट ऑफ लाइफ।
देखिए थ्रू आउट ऑफ लाइफ, देखिए अगर मैं बात करता हूँ विकास परिवर्तन का एक ऐसा रूप है जो गर्भाधान से, भैया जो विकास है वो गर्भाधान से जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूँ, ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसमें भी स्टार मार्क जरूर करेंगे। सृजनात्मक क्षमता डैश द्वारा सुधारा जा सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। सृजनात्मक क्षमता को डैश द्वारा सुधारा जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ सृजनात्मक क्षमता की, तो इसको डैश द्वारा सुधारा जा सकता है। तो इसको जो है, अगर मैं क्रिएटिव जो पोटेंशियल होती है उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, तो इसको अगर उस चीज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उसको सही परीक्षण दिया जाएगा, तो उसको सृजनात्मक क्षमता को जो है वो सही परीक्षण के द्वारा सुधारा जा सकता है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, अभिवृत्ति एक प्रसिद्ध शब्द है जो कि डैश से संबंधित है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ अभिवृत्ति की, तो अभिवृत्ति एक प्रसिद्ध शब्द है जो कि भैया अधिगम से संबंधित है, लर्निंग से। किससे संबंधित है? लर्निंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि आरबी कैटल ने व्यक्तित्व परीक्षण बनाया जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। देखिए आरबी कैटल के द्वारा 16 पीएफ, देखिए 16 पीएफ का एक व्यक्तित्व परीक्षण पर्सनैलिटी टेस्ट बनाया गया जो कि भैया किससे संबंधित है? आरबी कैटल। या क्वेश्चन ये भी आता है कि 16 पीएफ का जो व्यक्तित्व परीक्षण है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो भैया ये दिया गया था आरबी कैटल के द्वारा। याद रखना, आरबी कैटल के द्वारा। उसी प्रकार यहाँ पे टीएटी दिया है। टीएटी का जो पूरा नाम है वो थीमेटिक एप्रिसेप्शन थ्योरी या एप्रिसेप्शन टेस्ट भी इसको हम कहेंगे। टीएटी जो दिया था वो मर्रे और क्रिस्टीना मॉर्गेन के द्वारा दिया गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार यहाँ पे डब्ल्यूएटी का अर्थ है वर्ल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट, वर्ल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट है डब्ल्यूएटीए का मतलब। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ और हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक 13 वर्ष का युवा कोई भी नियम तोड़ने वाला व्यवहार करता है तो उसे क्या कहेंगे? देखिए वो 13 वर्ष का है, अगर वो 18 साल से ज़्यादा होता तो उसको हम क्रिमिनल कहते, अपराधी कहते, लेकिन अगर 13 वर्ष का युवा है तो उसको बाल अपराधी, क्या कहेंगे भैया? बाल अपराधी कहेंगे। अगला प्रश्न है कि कुंड संकेतन डैश की एक प्रक्रिया है। एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ, देखिए जो एनकोडिंग होती है, ये एकोडिंग होती है, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये एक स्मृति, मेमोरी की प्रक्रिया। याद रखना है, जो भैया जो एकोडिंग हमारी होती है, कुंड संकेतन होता है, ये स्मृति की एक प्रक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, कुंठा का मुख्य स्रोत है। देखिए मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, देखिए जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो कुंठा जो होती है भैया, वो कैसे होती है? तो अगर मैं कुंठा की बात करता हूँ तो ये देखिए अगर वातावरणीय कारक होंगे उससे भी हो सकती है, व्यक्तिगत कारण पर्सनल फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारे होते हैं उससे भी जो है वो कुंठा हो सकती है। तो आपको हर एक चीज़ यहाँ से याद रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ कि मनोविज्ञान की वो शाखा जो सामाजिक स्थिति में व्यवहार का अध्ययन करती है। देखिए द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन इज कॉल्ड इज, देखिए जी बोल रहा है कि मनोविज्ञान की वो शाखा कौन सी है जो सामाजिक स्थिति में व्यवहार का भी अध्ययन करती है, तो वो कौन सी शाखा है भैया? तो है सामाजिक मनोविज्ञान। देखिए सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जो सामाजिक स्थिति में व्यवहार का अध्ययन करती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है। और अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ कि पियाजे के द्वारा दी गई अवस्थाओं में शेष अवस्था है। देखिए पियाजे के द्वारा, जीन पियाजे जिनकी मैं बात करता हूँ, बहुत ही बड़े ये वैज्ञानिक हैं। और अगर मैं जीन पियाजे की बात करता हूँ, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे की मैं बात करता हूँ, तो जीन पियाजे जो है वो इन्होंने जो है वो बहुत सारी अवस्थाएँ दी थी। तो इनकी जो शेष अवस्था में जो आता है वो आती है सेंसरी मोटर, संवेदीय पेशीय। अगर मैं संवेदीय पेशीय की बात करता हूँ तो ये टेट परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। 0 से 2 वर्ष जो है वो संवेदीय पेशीय अवस्था इन्होंने बताई है। इसके बाद इन्होंने बोली है पूर्व संक्रियात्मक बोली है 2 से 7 वर्ष। इसके बाद इन्होंने बोला है मूर्त संक्रियात्मक जो इन्होंने बोली है वो बोली है जिसको हम कंक्रीट ऑप्शनल बोलते हैं, ये बोली है इन्होंने 7 से 11। और भैया जो इन्होंने बोली है औपचारिक संक्रात्मक, ये इन्होंने बोली है 11 से 15। तो 11 से 15 या 15 से किशोर अवस्था तक जो इन्होंने औपचारिक संक्रात्मक अवस्था बोली है। तो बच्चों की इन्होंने, तो शेष अवस्था जो इन्होंने बोला है वो बोला है संवेदीय पेशीय। तो याद रखना है पियाजे के बारे में। अगर मैं जीन पियाजे की बात करता हूँ तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बताया था, दिया था। कॉग्निटिव सामाजिक विकास का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया था। ये जो है वो स्विस देश से, किस देश से आते हैं? स्विस देश से आते हैं। याद रखना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत इन्होंने 1936 में दिया।
अगले प्रश्न की बात करता हूँ कि बाह्य परिवर्तनों के बावजूद स्थितियों तथा वस्तुओं के कुछ गुणों में स्थायित्व या अपरिवर्तनों का विश्वास डैश कहलाता है। देखिए जो बाह्य परिवर्तन होते हैं वो स्थितियाँ होती है, वस्तुओं के कुछ गुणों में जो स्थायित्व जो अपरिवर्तना का जो विश्वास होता है वो क्या होता है, तो ये होता है भैया क्या होता है, कंजर्वेशन, संरक्षण। क्या होता है, संरक्षण। याद रखना जो बाह्य परिवर्तन होते हैं इनके द्वारा जो स्थितियों और वस्तुओं के जो कुछ गुणों में जो स्थायित्व और परिवर्तन आता है ना, इसका जो विश्वास होता है वो संरक्षण होता है, कंजर्वेशन होता है। अगले प्रश्न की बात करता हूँ कि मैस्लो के द्वारा दिए गए आवश्यकताओं के अनुक्रम में सबसे तल में सबसे नीचे कौन सी आवश्यकता आती है। देखिए मैस्लो के द्वारा जो आवश्यकताओं के अनुक्रम में जो सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया था, इसका जो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला है पी एस स्क्वायर। एस स्क्वायर का मतलब है कि एस जो है वो भैया 2 बार आ रहा है, तो फॉर्मूला मैंने बताया पी एस स्क्वायर ई एस, पी एस स्क्वायर ई एस। अगर पी का अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो सबसे नीचे आता है वो होता है साइकोलॉजिकल। क्या बोलेंगे भैया, पी जो है वो क्या आता है, साइकोलॉजिकल, तो इसका राइट आंसर भी क्या आ जाना था, साइकोलॉजिकल। अब भैया पी एस स्क्वायर ई एस का जो मतलब है, एस स्क्वायर यहाँ पे दिया, एस 2 बार है, एक एस से मतलब है यहाँ पे सेफ्टी नीड। पहले सबसे पहले जो नीड है, जो मैस्लो के अनुसार जो नीड बताई गई आवश्यकताओं की जो यहाँ पे चार्ट बताया गया है, सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड है सबसे नीचे, उसके बाद है सेफ्टी नीड, सेफ्टी नीड के बाद है भैया सोशल नीड। देखिए सेफ्टी नीड भी होनी चाहिए बच्चे के लिए, सोशल नीड भी होनी चाहिए, सोशल नीड के साथ एस्टीम नीड, एस्टीम नीड भी ज़रूरी है ना, समान जो है एस्टीम नीड। और फिर है लास्ट सेल्फ एक्वलाइजेशन नीड, तो सेल्फ एक्वलाइजेशन नीड भी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी जिसको हम आत्म सिद्धि भी बोलते हैं, तो सबसे ऊपर जो नीड है वो आत्म सिद्धि है, और जो सबसे नीचे है वो कौन सी है, शारीरिक क्रियात्मक है, साइकोलॉजिकल। तो भैया यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था कि मैस्लो की आवश्यकताओं के अनुक्रम के अनुसार सबसे नीचे कौन सी आवश्यकता आती है, तो सबसे नीचे आएगी साइकोलॉजिकल। सबसे नीचे कौन सी है, सबसे ऊपर कौन सी आएगी भैया, सेल्फ एक्वलाइजेशन। अगर आपको मिलाने को आए, पहले पे दूसरे पे सेफ्टी है, तीसरे पे सोशल नीड है, चौथे पे एस्टीम है, पांचवें पे कौन सी है आपकी सेल्फ एक्वलाइजेशन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो मैस्लो के द्वारा दी गई थी, अब्राहम मैस्लो के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि फिट्स के अनुसार कौशल अर्जन का चरण डैश है। देखिए फिट्स के अनुसार जो हमारा अकॉर्डिंग टू फिट्स फेज ऑफ स्किल्स, देखिए लर्निंग इंक्लूड्स। देखिए जो फिट्स है, फिट्स एक जो मनोवैज्ञानिक थे, इनके अनुसार जो कौशल अर्जन जो था वो किस प्रकार का था, तो आपको याद रखना है ये था भैया संज्ञानात्मक भी इसमें आएगा, स्वायत्त भी आएगा, साचार्य भी आएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जब कोई विद्यार्थी शिक्षक द्वारा डांट फटकार के बाद वापस जाकर अपने भाई बहनों को किसी बहाने से लड़ाई शुरू कर देता है तो डैश कहेंगे। मान लो कि आपको स्कूल में किसी ने डांट दिया, तो वो गुस्सा आप अपना गुस्सा जो है अपने भाई बहन पे उतार रहे हो, या फिर आपको मान लो कि आप शादीशुदा हो, आपको या तो पति ने या पत्नी पे आप गुस्सा उतार दिया, गुस्सा हो गए वहाँ पे उन्होंने आपको डांट दिया, तो आप अपना गुस्सा अपने बच्चों पे उतार रहे हो। तो भैया ये किस प्रकार की, उसको हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन तो ये, तो इसको हम विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, मतलब कि कहीं और का गुस्सा कहीं और उतार देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा ये। अगले प्रश्न की बात हो रही है, गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत को जाना जाता है। देखिए जो गार्डनर के द्वारा जो बुद्धि सिद्धांत जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, जो गार्डनर का जो बुद्धि सिद्धांत है वो कैसा था, तो ये सेम चीज़ आपको, तो गार्डनर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बताया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत बताया था। देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक सिद्धांत के एक व्यवहारवादी थे पेवलव, क्या नाम था, पेवलव एक व्यवहारवादी थे। इन्होंने कहा था स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स, इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था आप ज़रूर मेरे को बताएं। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन सेम था कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत को जाना जाता है बहुबुद्धि के सिद्धांत के नाम से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। जो व्यवहारवाद के जो जनक थे वो कौन थे, तो अगर मैं व्यवहारवाद के जनक की बात करता हूँ, बिहेवियर रीजन की, तो ये थे भैया जेबी वॉटसन थे। और अगर मैं बात करता हूँ व्यवहारवाद के जनक, तो जेबी वॉटसन थे। लेकिन क्वेश्चन परीक्षा में क्या बनता है, जेबी वॉटसन किस देश के थे, तो ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी,
आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो इनका नाम था विलियम वुंट। विलियम जेम्स, जेम्स दिया है तो विलियम जेम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। विलियम जेम्स जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और इन्होंने एक थ्योरी दी थी। विलियम जेम्स एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को जो है फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, और थॉर्नडाइक के द्वारा ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी दी गई थी। अगर मैं टीजीटी आर्ट्स बैच की बात करता हूँ तो इसमें हमारे पास तीन टीचर आपको पढ़ा रहे हैं 499 में। जीके मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। साइकोलॉजी के लिए हमारे पास इतने धमाकेदार टीचर है। यूट्यूब पे मैं खुद साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन टीचर भैया इसके लिए अलग हमने रखे हैं जो कि बहुत ही अच्छे से साइकोलॉजी आपको कवर करा रहे हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, मात्र और मात्र 499 फीस है भैया हम पर मंथ। और भैया अब 2-2.5 महीने रहे हैं तो आपको मात्र और मात्र चार्ज करने हैं 1500 रुपये। तो कुछ नहीं है 1500 भैया। 1500 जो है यहाँ पे 2-2 हज़ार लिए जाते हैं एकेडमी में एक महीने के, और कुछ बैचों में 10-10 हज़ार। रिकॉर्डेड क्लासें मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर आप कहीं बिजी हो तो उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिल रही है। तो आपको मैं इतना ही कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी हमसे जुड़िए और हमारे बैच चल रहे हैं उनके मज़े लीजिए भैया। और ऑफिशियल यूट्यूब आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप हमारा लिंक डाउनलोड कर सकते हैं यूथ अध्ययन का, है ना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। जय हो।